कैसी चल रही है पढ़ाई और प्रेपरेशंस? दिस इज एन इंग्लिश एजुकेटर मैग्नोलिया। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स, जहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो गाइस, आज हम आ चुके हैं एक ऐसे लेक्चर को लेके जहां पर सिर्फ एक नहीं बल्कि दो चीजों की क्लैरिटी होने वाली है। क्या है वो? सबसे पहला चीज जो हम समझने वाले हैं वो ये है कि पोर्टिक डिवाइसेस, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड पोर्टिक डिवाइसेस है, वो कौन कौन से हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, उसके यूसेज कैसे समझे। सेकंड जो चीज हम आज करने वाले हैं वो होगा हमारा जितना भी पोएट्री का सेक्शन है हमारे पूरे सिलेबस में, वो सारे पोएट्री के चैप्टर्स में कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस प्रेजेंट हैं, कहाँ प्रेजेंट है, इन सारी चीज़ों को भी हम आज समझने वाले हैं। ठीक है, तो इंग्लिश की प्रेपरेशन अगर आप करना स्टार्ट कर चुके हो, दिस इज गोइंग टू बी क्रूशियल, बिकॉज कहाँ पोएटिक डिवाइसेस प्रेजेंट है इसके थ्रू और कौन से है, कैसे एक्सप्लेन करोगे, इसके थ्रू, इस वीडियो के थ्रू क्लैरिटी मिल जाएगी। तो चलो, विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डिस्कशन ऑफ आवर लेक्चर। अब सबसे पहला चीज, एकदम आसान सी चीज के साथ हम स्टार्ट करने वाले, वो कौन सी है? वो होने वाली सबसे पहले आपका राइम स्कीम। तो भाई, राइम स्कीम में क्या देखते हैं हम? राइम स्कीम में बेसिक सबसे इजी, सबसे आसान चीज ये है कि अगर लाइंस जहां एंड होती है ना, हर एक लाइन जहां एंड होती है, एंडिंग वर्ड्स अगर सिमिलर साउंडिंग है, एंडिंग वर्ड्स अगर सिमिलर साउंडिंग है, तो दैट इज राइम स्कीम। मतलब उस पोएट्री में एक रिदम है। जैसे हम गाना सुनते हैं ना, एक रिदम आता है, मन करता है डांस करे उसके साथ साथ, या वाइब करे, ग्रूव करे, तो वैसे ही पोएट्री में अगर रिदम है तो वो सिमिलर साउंडिंग होता है, एक रिदम क्रिएट होता है। दैट इज ऑल अबाउट राइम स्कीम। ठीक है, क्लैरिटी के लिए ये देख लो, The rhythm brought into the poetry is known as rhyme scheme। मतलब जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखो, they put me in the oven to bake, किसी को अवन में घुसा दिया बेक होने के लिए। Anyways, हमारा मुद्दा ये होता है राइम स्कीम में कि हम हर लाइन के लास्ट वर्ड्स को देखते हैं कि आर दे साउंडिंग सिमिलर टू ईच अदर। तो लास्ट वर्ड क्या है यहाँ? बेक, फिर केक, फिर बबल, ट्रबल। तो बेक केक, बेक केक, बेक केक साउंड सेम, तो ये हो गया राइम स्कीम ए। बबल ट्रबल, बबल ट्रबल, बबल ट्रबल साउंड सेम, तो ये हो गया बीबी। अब एक चीज जो है, अगर अभी तक आपको इसकी क्लैरिटी नहीं है तो अभी सुन लो, राइम स्कीम को हम अल्फाबेट्स के थ्रू नाम देते हैं। ठीक है, अब कैसे? ABCD करके नाम होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर अल्फाबेट्स यूज करें तो ABCD ही नाम होगा। सबसे पहले लाइन में सबसे पहला जो साउंड है उसको हम क्या नाम देंगे? ए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बेक ए हो गया, बेक और केक साउंड सेम, तो दोनों का सेम नाम होगा ए। उसके बाद आता है बबल। बबल केक या बेक से अलग साउंड करता है, तो एक नया नाम आना चाहिए, आ गया बी। और बबल ट्रबल साउंड सेम, तो ये बन गया बी। अगर यहाँ बबल के बाद कुछ और होता, ठीक है, जैसे टेक फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे ट्रबल के जगह टेक होता, तो टेक साउंड सिमिलर टू केक एंड बेक, तो क्या होता है? ए बी, फिर यहाँ पे ए हो जाता है ना। तो हमारा वन एंड द ओनली थिंग टू आइडेंटिफाई कि पोएट्री में राइम स्कीम है कि नहीं, वो ये है कि हम हर लाइन के लास्ट वर्ड्स को देखेंगे और समझेंगे आर दे साउंडिंग सिमिलर टू ईच अदर, एक दूसरे से सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स है कि नहीं। अगर हाँ, तो उस हिसाब से नामकरण कर दो इनका और बन गया हमारा राइम स्कीम। अगर नहीं, तो फिर रिमेंबर, अगर किसी पोएट्री में राइम स्कीम अगर किसी में नहीं है, तो उस पोएट्री को हम क्या कहेंगे? उस पोएट्री को तब हम कहेंगे फ्री वर्स। ठीक है, अगर किसी पोएट्री में राइम स्कीम नहीं है, अगर सारे लाइंस के लास्ट वर्ड्स में कोई भी रिदम नहीं है, सब अलग 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 साउंड के हैं, तो फिर हम उस पोएट्री को कहेंगे फ्री वर्स। ठीक है, सॉर्टेड, क्लियर है? आसान सा पूरा बहुत इजी था पहला वाला। तो अब धीरे धीरे नेक्स्ट वाले पे आता है, थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाते हैं। चलो, नेक्स्ट हमारा पोएटिक डिवाइस है सिमिली। सिमिली का मतलब क्या होता है? देखो, देयर आर टू पोएटिक डिवाइसेस जो यूज किए जाते हैं टू कंपेयर टू और मोर देन टू थिंग्स। सिमिली और मेटाफर, दो पोएटिक डिवाइसेस होते हैं जिनको कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। नंबर 1 इज सिमिली, नंबर 2 इज मेटाफर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सिमिली देखने वाले हैं। अब सिमिली का कहना होता है कि हम दो अलग चीजों को कंपेयर करते, सिमिली का ऐसा कहना है कि हम दो अलग अलग चीजों को कंपेयर करेंगे, लेकिन इसका जो कंपैरिजन होगा ये डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। डायरेक्ट कंपैरिजन का मतलब जो भी दो चीजें कंपेयर की जा रही है,
दोनों ही चीजों का एक पिक्चर, एक इमेज आपके माइंड में क्रिएट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिज टेम्पर ब्रूड लाइक अ हॉट कप ऑफ कॉफी। मतलब एक इंसान जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उसके चेहरे पे समझ आ रहा है कि वो कितना गुस्से से उबल रहा है, ठीक है, गुस्से से एकदम लाल हो रहा है, तो उसका गुस्सा, उसका टेम्पर इज बीइंग कंपेयर्ड टू व्हाट, एक गरम कॉफी का कप या प्याला, कुछ भी बुला लो, ठीक है, एकदम गर्मा गर्म हॉट बॉइलिंग कप ऑफ टी या कॉफी, जितना एकदम उबलता हुआ गर्म होता है ना, उतना ही गर्म इस बंदे का दिमाग भी है, एकदम बॉइलिंग टेम्परेचर, बहुत गुस्से में, ठीक है। तो एक इंसान का गुस्सा इज बीइंग कंपेयर्ड टू एक हॉट कप ऑफ कॉफी। दोनों ही चीजों का इमेज आपके दिमाग में फ्रेम होता है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ डायरेक्ट कंपैरिजन। उसका मतलब ये होता है कि एक क्लियर पिक्चर फ्रेम कर सकते हो आप, इसीलिए डायरेक्ट कंपैरिजन बोलते हैं, ठीक है। अब दो चीजों को जो कंपेयर किया जाता है, सिमिली में हम जो दो चीजों को कंपेयर करते हैं उसको कैसे करते हैं, हाउ विल वी आइडेंटिफाई कि यहाँ सिमिली यूज हुआ है, मेटाफर नहीं। सिमिली के कंपैरिजन में हमेशा ही एज या लाइक इन दोनों में से कोई ना कोई एक शब्द को यूज करके वो कंपैरिजन किया जाता है। जैसे यहाँ पे हो गया हिज टेम्पर ब्रूड लाइक अ हॉट कप ऑफ कॉफी, है ना। शी वॉज स्मेलिंग एज फ्रेश एज डेजी, ठीक है, तो एज फ्रेश एज अ डेजी, डेजी फ्लावर का जो एक फ्रेश सा स्मेल होता है ना, ये लड़की जिसने परफ्यूम लगा के आई है, आई थिंक वो डेजी वाला परफ्यूम लगाई है, वो भी इतनी ही फ्रेश स्मेल कर रही है। तो अ ह्यूमन बीइंग, एक लड़की इज स्मेलिंग एज फ्रेश एज अ डेजी, ठीक है। तो लाइक या एज को यूज करके जब हम कंपेयर करते हैं किसी चीज को, किन्हीं भी दो चीजों को, तब हम उसको सिमिली कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा पोएटिक डिवाइस है मेटाफर। सिमिली से डायरेक्ट कंपैरिजन बनता है लाइक या एज यूज करके। मेटाफर जो हमारा है इसमें हम इनडायरेक्ट कंपैरिजन देखते हैं। मेटाफर में इनडायरेक्ट कंपैरिजन देखते हैं। इनडायरेक्ट क्यों? क्योंकि जो दो चीजें कंपेयर की जा रही है उन दोनों इंडिविजुअल चीजों का हम क्लियर इमेज नहीं बना सकते हैं माइंड में। जैसे सिमिली में जो दो चीजें कंपेयर हो रही हैं उनको हम माइंड में क्लियरली इमेजिन कर पाते हैं, लेकिन मेटाफर में वो नहीं होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल चिमनी फॉर अ नोज, क्या आप इमेजिन कर सकते हो किसी इंसान के नाक में या किसी भी जानवर जीव के नाक में चिमनी लगी हुई है? नाक नहीं है, यहाँ पे चिमनी है, मतलब ये एक इंसान है ना, इसके नाक के जगह क्या आप इमेजिन कर सकते हो ऐसा एक चिमनी लगा हुआ है, ये उसका नाक है? कैन यू इमेजिन दैट? नो, राइट, इट इज अनइमेजिनेबल। तो जो दो चीजें कंपेयर की जाती है मेटाफर में, उसको आप एक इमेज क्रिएट नहीं कर सकते, इसलिए हम इनडायरेक्ट कंपैरिजन कहते हैं। एंड यहाँ पे कोई जॉइनिंग वर्ड्स नहीं होते, जैसे एज या लाइक को यूज करके सिमिली में हम कंपेयर करते हैं ना, यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड नहीं होता है। इट इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। जैसे फॉर देखो चिमनी फॉर अ नोज, मतलब ड्रैगन्स के नाक से धुआं निकलता है ना, क्योंकि उसके मुंह से आग उगलता है, तो नाक से धुआं निकलता है, इसीलिए नाक से धुआं निकलता है। इस चीज को सीधा नहीं बता के हम क्या बोल रहे हैं, चिमनी फॉर अ नोज, मतलब चिमनी का जो काम होता है धुआं इमिट करना बाहर, वही काम ड्रैगन्स के नाक करते हैं, धुआं इमिट करता है बाहर, तो चिमनी फॉर अ नोज कह रहे हैं, ठीक है। शी इज गॉट अ हार्ट ऑफ गोल्ड, मतलब सच में सोने का हार्ट थोड़ी एक जीता जाता इंसान में हो सकता है, नहीं हो सकता ना, मर जाएगा इंसान तो उसको थम्पिंग हार्ट चाहिए होगा। तो शी इज गॉट अ हार्ट ऑफ गोल्ड, मतलब बहुत काइंड हार्ट है, बहुत सोने जैसा हार्ट है, मतलब इतना प्यारा दिल, काइंडनेस, ह्यूमैनिटी, हर चीज से भरा हुआ, बहुत अच्छी लड़की है, ये कहने के लिए हम कह रहे हैं शी इज गॉट अ हार्ट ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो दो चीजों को कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन हम यहाँ पे एज या लाइक यूज नहीं करते एंड इनडायरेक्ट कंपैरिजन यूज हो रहा है, ठीक है। ही इज पोटैटो, मतलब वो बहुत लेजी है। कितना लेजी है, जैसे कि एक पोटैटो है ना, ऐसे पड़ा हुआ रहता है, पोटैटोस पड़े हुए रहते हैं एक जगह, जहाँ जब जरूरत है तब उसको उठा के छीलो, उसको बनाओ, जो भी बनाना है, तो ही इज लाइक अ काउच पोटैटो, लेजी पर्सन, ठीक है। चलो, तो कंपैरिजन बेस्ड दोनों अपने बन गए, सिमिली मेटाफर बन गया, राइम स्कीम फ्री वर्स बन गया, 4 पोएटिक डिवाइसेस हो गए। 5वें पे आते हैं, क्या है पर्सोनिफिकेशन। बहुत आसान है पर्सोनिफिकेशन, मतलब नाम में ही हमें समझ आ रहा है, तो पर्सन, ह्यूमन बीइंग्स के जो क्वालिटीज होते हैं, इंसानों में जो क्वालिटीज होती है, वो क्वालिटी किसी नॉन ह्यूमन बीइंग को देना। आप किसी नॉन लिविंग में नॉन ह्यूमन
कहीं अगर कोई ह्यूमन क्वालिटी देते हो तो दैट इज पर्सोनिफिकेशन। मतलब एनिमल हो गए, थिंग्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, सूरज चांद कुछ भी हो गया, किसी भी नॉन ह्यूमन थिंग को अगर आप ह्यूमन क्वालिटी दे रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं, जैसे वो ग्लूकॉन डी का ऐड नहीं आता, हम देखते हैं कि सूरज ऐसे स्ट्रॉ से हमारा एनर्जी पी रहा है ना, दैट इज लाइक द सन इज ड्रिंकिंग आर ग्लूकॉन, आर ग्लूकोज। सन हमारे बॉडी का ग्लूकोज पी रहा है, तो द सन इज बीइंग पर्सोनिफाइड क्योंकि वो पी रहा है। सन इज ड्रिंकिंग समथिंग, जैसे हम पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, वैसे। ठीक है, यहाँ देखो, द सन किस्ड मी व्हाइल आई वाज क्लिकिंग पिक्चर। सन किस पिक्चर नहीं कहते कि धूप हल्की सी चेहरे पे आ रही है, सुंदर सा पिक्चर ले रहे हैं, तो सन किस्ड पिक्चर, सन सच में आके आपको चुम्मा लेगा ना, आप जल जाओगे, एकदम पास आ गए ना, आप जल ही जाओगे, राख बन जाओगे। लेकिन यहाँ पे सन को ह्यूमन क्वालिटी दे रहे हो ऑफ ऐसे चुम्मी देने का। ठीक है, द सिटी नेवर स्लीप्स। शहर कभी सो सकता है? शहर अगर ऐसे खड़ा है बिल्डिंग वगैरह, वो ऐसे धड़म करके सो गए, ऐसा हो सकता है? नहीं ना। सो दिस इज लाइक शहर को ह्यूमन क्वालिटी दिया जा रहा है कि एज जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स दे स्लीप एट नाइट एंड देन दे वेक अप इन द मॉर्निंग, वैसे ही सिटी के बारे में कहा जा रहा है कि सिटी भी शायद सोता होगा, लेकिन यहाँ कह रहा है कि शहर है तो ये कभी सोता ही नहीं है ह्यूमंस की तरह, स्लीप की क्वालिटी दी जा रही है बेसिकली। ठीक है, तो किसी भी नॉन ह्यूमन चीज को अगर आप ह्यूमन क्वालिटी दे रहे हो, वॉकिंग, टॉकिंग, शोइंग इमोशंस, कुछ भी, कोई भी ह्यूमन क्वालिटी अगर नॉन ह्यूमन बीइंग को दिया जा रहा हो। चलो नेक्स्ट आते हैं रेपिटेशन पे। रेपिटेशन क्या होता है? रेपिटेशन का मतलब ये है कि कहीं भी अगर कोई भी वर्ड या कोई भी लाइन या फ्रेज बार बार रिपीट किया जा रहा है, दैट इज रेपिटेशन। अगर आपने अमांडा वाला चैप्टर पढ़ा है ना अपने बचपन में, अभी तो आप 12th में हो, अगर आपने 10th में अमांडा वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको याद होगा कि कैसे वहाँ पे अमांडा 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 नाम बार बार चिल्लाया जा रहा था। या आप कोई गाने को ही याद कर लो, गहरा हुआ, वो गाना है ना धुरंधर का, तो गहरा हुआ, फिर बार बार ये वर्ड्स रिपीट होते हैं, है ना। कोई भी गाना ले लो, ये वाला गोरी 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 गोरी, कभी कभी कहीं कहीं चोरी चोरी, तो कुछ वर्ड्स रिपीट होना या कोई एक पूरा लाइन रिपीट हो जाना, दैट इज रेपिटेशन। ठीक है, आप कोई एक ही वर्ड को या सेम फ्रेज को मल्टीपल टाइम्स अगर रिपीट कर रहे हो तो उससे रेपिटेशन कहते हैं। हम ये क्यों करते हैं, ये सवाल अगर आया आपके दिमाग में, मैम हम रिपीट क्यों करते हैं किसी वर्ड को या किसी फ्रेज को, दैट इज टू ले एम्फेसिस ऑन समथिंग स्पेसिफिक। अगर हमें किसी चीज पे, किसी एक चीज पे या किसी एक वर्ड पे फोकस करवाना है रीडर्स को, तभी हम उस चीज पे रिपीट करते हैं, उस चीज पे फोकस करने के लिए उसको रिपीट करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये गाना बोला मैंने, गहरा हुआ, तो वो गहरा हुआ, बहुत ज्यादा गहरा हुआ, इस चीज पे भरोसा या फिर इस चीज पे इमोशन जगाने के लिए उस वर्ड को रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, चलो जैसे कि देखो होम स्वीट हो, तो यहाँ पे होम को 2 बार रिपीट किया है, होम स्वीट होम, या इट इज व्हाट इट इज, हार्ट टू हार्ट, मैन टू मैन। ठीक है, वर्ड्स रिपीट होना या कोई एक फ्रेज पूरा उठा के रिपीट करना, दैट इज रेपिटेशन। जितना मुझे पता है आप लोगों को इन चीज़ों की क्लैरिटी तो ऑलरेडी है, कुछ पोएटिक डिवाइसेस की नहीं होगी, जो धीरे धीरे हम जिनके तरफ आगे बढ़ रहे हैं वो भी आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ जो पोएटिक डिवाइसेस हमारे पोएट्रीज में है, 5 पोएट्रीज में, उनको भी हम देखेंगे। आ जाओ, आते हैं हम एनाफोरा पे। अब एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा भी एक टाइप ऑफ रेपिटेशन है। अब देखो, जैसे कि कंपैरिजन के लिए 2 पोएटिक डिवाइस हो गए, सिमिली, मेटाफर, वैसे ही रेपिटेशन में 5 प्रकार के होते हैं। एक रेपिटेशन खुद हो गया, एक रिफ्रेन हो गया, एक एनाफोरा हो गया, एक कॉन्सोनेंस का क्या होता है उसको, हाँ एक कॉन्सोनेंस हो गया, एक एजोनेंस हो गया। ठीक है, तो 5 टाइप के रेपिटेशन है, तो एनाफोरा भी एक टाइप ऑफ रेपिटेशन है। ठीक है, क्या? ओ एलिटरेशन 6 टाइप के। Basically, in anaphora, we repeat a word or phrase in the beginning of more than one consecutive sentence. मतलब इसको आसानी से समझने के लिए ये देखो या ये देखो, जैसे कि ये जो एक पोट्री के लाइन्स है, 1 2 3 4 कंसेक्यूटिव लाइन्स, मतलब एक के बाद एक लाइन्स, 4 एक के बाद एक लाइन्स सेम वर्ड से शुरू हो रहा है, एवरी, चारों लाइन्स सेम वर्ड से शुरू हो रहे हैं, एवरी, दस इसे हम एनाफोरा कहते हैं। जब किसी भी पोएट्री में मोर देन 1 लाइन सेम वर्ड या सेम फ्रेज से शुरू होती है ना, उसे हम एनाफोरा कहते हैं। क्या डिफरेंस है रेपिटेशन में? एक वर्ड को
रेपिटेशन में क्या होता है, अगर ये लाइंस है पोएट्री के, है ना, तो रेपिटेशन में क्या होता है, कोई एक वर्ड या फ्रेज पूरे पोएट्री में कहीं भी बार बार रिपीट होती है। मे बी एक वर्ड यहाँ रिपीट हुई, नेक्स्ट लाइन में यहाँ हो रही है, तीसरे में इधर हो रही है, चौथे में फिर से यहाँ हो रही है, कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं है। रेपिटेशन में ये स्पेसिफिक पोजीशन, ठीक है। लेकिन जब हम एलोफोनी की बात करते हैं, यहाँ पे मोर देन वन लाइन बिगिंस विद द सेम वर्ड, तो यहाँ जो रेपिटेशन है ना, जैसे कि 1 2 3 कंटिन्यूअसली कंसेक्यूटिवली तीनों लाइंस सेम वर्ड्स या फ्रेज से शुरू ही होगी, दैट इज एनाफोरा। जैसे यहाँ पे तुम ही हो, सॉरी तुम ही दिन चढ़े, तुम ही दिन ढले, तुम ही हो, तो तुम ही से ये इस पूरे फ्रेज से मल्टीपल लाइन्स शुरू हो रही है ना, तो दैट इज एनाफोरा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट डिवाइस, रिफ्रेन। जैसे मैंने कहा रिफ्रेन ये भी एक टाइप ऑफ रेपिटेशन है, रिफ्रेन भी एक टाइप ऑफ रेपिटेशन है, जहां क्या होता है, यू आर रिपीटिंग अ लाइन और मोर देन वन लाइन्स। इसका एक पैटर्न है, रिफ्रेन का एक पैटर्न है, एक लाइन पूरा रिपीट होता है। ऐसा कुछ कुछ पोएट्री में आपको दिखा होगा ना कि एक लाइन एक स्टांजा के एंड में आ रहा है और वही लाइन लास्ट स्टांजा के एंड में वापस आ रहा हो, या एक लाइन हर स्टांजा के एंड में आ रही हो, या एक लाइन हर स्टांजा के बिगिनिंग में फर्स्ट लाइन्स में आ रही हो। ऐसा आपने नोटिस पक्का से किया होगा कहीं ना कहीं, दैट इज रिफ्रेन, ठीक है। ये या तो हम एंड ऑफ द स्टांजा में देखते हैं और एट रेगुलर इंटरवल्स इन अ पोएट्री देखते हैं, ठीक है, कि अलग अलग एरियाज में आप देखोगे एक पूरा लाइन रिपीट हो जाता है, सिर्फ एक वर्ड नहीं, पूरा लाइन। रिफ्रेन में हम पूरे स्टेटमेंट को देखते हैं, जैसे वाटर हॉलो स्टोन, विंड स्कैटर्स वाटर, स्टोन स्टॉप्स द विंड, वाटर विंड स्टोन, ठीक है। अभी ये जो वाटर विंड स्टोन है, इसी को सेम लाइन को जस्ट वर्ड्स को आगे पीछे करके हम स्टोन वाटर विंड कर दिया, ठीक है। तो सेम लाइन बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, ठीक है। इधर भी है, ये देखो, आई एम विथ यू इन रॉकलैंड, आई एम विथ यू इन रॉकलैंड, आई एम विथ यू इन रॉकलैंड। तो एक पूरा लाइन मल्टीपल टाइम्स एक पैटर्न पे हो सकता है, या तो हर पैराग्राफ के एंड में, या तो हर स्टांजा के स्टार्टिंग में, या तो एक फर्स्ट स्टांजा के स्टार्टिंग या एंड में और फिर लास्ट स्टांजा के स्टार्टिंग या एंड में, एक रेगुलर इंटरवल में मल्टीपल टाइम्स एक ही लाइन को रिपीट किया जाता है, दैट इज रिफ्रेन, ठीक है। चलो मेक श्योर जैसे जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो ना, उसके साथ साथ आप नोट्स भी बनाते चलो, अगर अभी तक ये सारी पोएटिक डिवाइसेस आपके लिए क्लियर नहीं है। अगर है वेरी गुड, ये एक ब्रश अप रिविजन हो रहा है। चलो नेक्स्ट है एलिटरेशन। एलिटरेशन का क्या है, देखो अभी तक हमने जितने भी रेपिटेशन देखे हैं वो वर्ड या फ्रेज या लाइन को लेकर है। अभी एलिटरेशन, कॉन्सोनेंट्स और एजोनेंट्स, ये 3 टाइप के रेपिटेशंस ना वर्ड के साउंड पे डिपेंड करता है। हम अभी साउंड के बेसिस पे रेपिटेशन देखेंगे अभी, और हम वर्ड पे या सेंटेंस में नहीं जाएंगे, ये साउंड बेसिस पे, साउंड के बेसिस पे इसका रेपिटेशन है। तो एलिटरेशन बेसिकली क्या होता है, जब भी कभी भी कोई भी मल्टीपल वर्ड्स का जो इनिशियल, एक चीज देख लो, अभी समझ लो, कोई भी अगर वर्ड है ना, एक वर्ड का इनिशियल पार्ट होता है या इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, फिर उसका मिडिल होता है, फिर उसका एंडिंग होता है, ठीक है। इसका भी स्टार्ट होता है या इंट्रो होता है, बॉडी होता है और फिर कंक्लूजन होता है, ठीक है। इस वे में याद रखना। तो कभी भी एक से ज्यादा वर्ड्स अगर सेम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, अगर कभी भी एक से ज्यादा शब्द सेम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, जैसे कि बेबी, ब्लैक, बिट, बिग, ब्लैक, बेयर, तो सारे वर्ड्स के स्टार्टिंग में बी है। बी में हम नहीं देखेंगे, हम बी साउंड देखेंगे, जो बी का साउंड है वो ब साउंड देखेंगे हम, ठीक है। अगर कोई भी मल्टीपल वर्ड्स में सेम साउंड का बिगिनिंग होता है, दैट इज एलिटरेशन, जिसको मैं इन शॉर्ट कहती हूँ कि सेम इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स बीइंग रिपीटेड इन मोर देन वन वर्ड, ठीक है। कोई भी आप टंग ट्विस्टर ले लो, कोई भी टंग ट्विस्टर, हिंदी में, इंग्लिश में, कोई भी टंग ट्विस्टर ले लो, उसमें आपको एलिटरेशन दिखेगा, जैसे कि सी सेल्स ऑन द सी शोर,
ठीक है, या तो चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को च च च च च साउंड, ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस में अगर एक से ज्यादा शब्दों में सेम इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड के साथ वर्ड शुरू हो रहे हैं, दैट इज एलिटरेशन, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आओ, सिमिलर कॉन्सेप्ट पे होगा। अब आगे एलिटरेशन में हम क्या करते हैं, एलिटरेशन में हम हमेशा फर्स्ट में देखते हैं कि ये जो अगर वर्ड है, फॉर एग्जांपल अगर वर्ड है, हम शब्द को स्टार्टिंग पे देखते हैं, स्टार्टिंग साउंड अगर सिमिलर है, ठीक है, कोई भी स्टार्टिंग साउंड अगर सिमिलर है, फॉर एग्जांपल शी सेल्स, ठीक है, तो हम स्टार्टिंग का इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड देखते हैं, है ना, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड देखते हैं ना। कॉन्सोनेंट्स में क्या होता है, हम यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट साउंड को ही रिपीट करते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स में कोई पोजीशनिंग नहीं है, कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं है, ठीक है। जैसे कि एलिटरेशन में स्पेसिफिक पोजीशन है कि वर्ड्स शुरू ही सेम कॉन्सोनेंट साउंड से होने चाहिए, बट कॉन्सोनेंट्स में क्या होता है, द साउंड कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है बस। जैसे कि फॉर एग्जांपल माइक लाइक्स हिज न्यू बाइक, तो माइक लाइक हिज न्यू बाइक, तो क साउंड रिपीट हो रहा है, यहाँ पे क साउंड रिपीट हो रहा है ना, तो ये क साउंड इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, और ये मल्टीपल वर्ड्स में रिपीट हो रहा है इन अ सेंटेंस, लेकिन कहीं पे प्लेसमेंट की नेसेसिटी नहीं है, कहीं पे स्टार्टिंग मिडिल में हो सकता है, कहीं पे एंड की तरफ हो सकता है, कहीं पे स्टार्टिंग की तरफ हो सकता है, ठीक है। देखो crawl away with the ball, तो W साउंड रिपीट हो रहा है, लेकिन प्लेसमेंट फिक्स नहीं है। देखा, प्लेसमेंट कभी स्टार्टिंग में है, कभी मिडिल में है, कभी स्टार्टिंग में है, कभी एंड में। तो कॉन्सोनेंट्स में भी हम कॉन्सोनेंट साउंड को देखते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लेसमेंट स्पेसिफिक नहीं है, बस कॉन्सोनेंट एक सेम कॉन्सोनेंट साउंड मल्टीपल वर्ड्स में रिपीट हो रहा है, ठीक है। एलिटरेशन में स्पेसिफिक प्लेसमेंट है, इनिशियल पार्ट में है कॉन्सोनेंट साउंड शुरू होना चाहिए, ठीक है, दिस इज फॉर एलिटरेशन, ठीक है। चलो अब आएंगे अजॉनेंस में। अशॉनेंस में क्या देखते हैं, अभी तक हम कॉन्सोनेंट साउंड देख रहे थे, तो वावल बेचारा रो देगा कि भाई मुझे भी तो वैल्यू दो, मेरी भी तो वैल्यू है वावल्स की, तो अब वावल्स को लेकर डील करेंगे। वी विल लुक इनटू द रिपीटिंग वावल साउंड, याद रखना वावल वर्ड नहीं, वावल अल्फाबेट नहीं, वावल साउंड, वावल अल्फाबेट नहीं, वावल साउंड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना प्लेसमेंट फिक्स नहीं है, प्लेसमेंट फिक्स नहीं है कि स्टार्टिंग में ही होना है या एंड में ही होना है, कहीं भी हो सकता है। कॉन्सोनेंट्स जैसा इसका प्लेसमेंट कहीं भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ डील करेंगे वावल साउंड के साथ। His tender air might bear his memory, so his tender air might bear his memory. ई साउंड रिपीट हो रहा है, ठीक है, एयर एयर, ये कॉन्सोनेंट नहीं वावल साउंड है। वावल साउंड अगर मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही है तो हो गया हमारा अशॉनेंस, ठीक है। The rain, A is a vowel, so rain is stays mainly on the plains, ठीक है। हम साउंड पे फोकस करेंगे, हम लाइक अल्फाबेट पे नहीं, साउंड पे मेनली फोकस करेंगे, ठीक है। अगर सिमिलर साउंडिंग है तो अशॉनेंस है, सिमिलर साउंडिंग वावल्स है तो अशॉनेंस है, सिमिलर साउंडिंग कॉन्सोनेंट्स है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है। इसके साथ साथ एक और चीज मैं बता दूं, अगर कहीं पे भी आपको लग रहा है कि मैम डाउट हो रहा है, एक तो पहली बात रिप्ले करके सुन लो, शांत दिमाग से, मैं हमेशा बोलती हूँ शांत दिमाग से करना है। तो एक तो अगर कोई चीज़ में कंफ्यूजन है रिप्ले करके सुन लो, फिर भी कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन है, कमेंट्स में पूछ लो, इंस्टाग्राम है रीच आउट करो मुझे, वहाँ पे आई विल डेफिनेटली कम बैक, लेकिन डाउट के साथ पहले पूछना, अगर डाउट है तो डाउट्स को पहले पूछना, आई विल कम बैक टू यू, ठीक है। तो ओनोमैटोपिया हमारा नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है। ओनोमैटोपिया क्या होता है, बहुत क्यूट है, क्वैक क्वैक भाव 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 म्याऊ, ये सारे वर्ड्स, ठीक है। बेसिकली अगर कोई भी रियल साउंड को, किसी भी चीज से जो रियल साउंड प्रोड्यूस होता है, उस रियल साउंड वर्ड को हमने पोएट्री में इंक्लूड किया तो वो बन जाता है ओनोमैटोपिया, ठीक है। जैसे कि अगर कहीं पे भी डक्स के बारे में बात हो रही है और वहां पे क्वैक क्वैक लिख दिया हमने, तो दैट मीन्स ये ओनोमैटोपिया है।
क्वैक क्वैक इज अ रियल साउंड प्रोड्यूस्ड बाय डक्स, तो क्वैक बन गया हमारा ओनोमैटोपिया। या कहीं पे अगर म्याऊ वर्ड यूज हुआ तो म्याऊ तो इज अ रियल साउंड वर्ड ना, जो बिल्ली या बिल्ले ये लोग प्रोड्यूस करते हैं, तो दैट अगेन इज अ ओनोमैटोपिया वर्ड। जैसे कि पानी में पत्थर गिला तो स्प्लैश वाला एक साउंड होता है ना, दैट इज अगेन ओनोमैटोपिया। ठीक है, कोई भी रियल साउंड वर्ड को अगर हम पोएट्री में यूज कर रहे हैं, दैट इज ओनोमैटोपिया। आई थिंक ये वन ऑफ द इजीएस्ट है। हमने बीच में एक छोड़ दिया, हाँ, ऑक्सीमोरॉन। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब दो ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स को साइड बाय साइड यूज किया जाता है। दो ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स को साइड बाय साइड यूज किया जाता है, दैट इज ऑक्सीमोरॉन। ठीक है, वापस से सुन लो, दो ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स को साइड बाय साइड, दो ऑपोजिट मीनिंग नहीं, मतलब दो ऑपोजिट आइडियाज नहीं, दो ऑपोजिट चीजें नहीं, ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स को बाजू बाजू में यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो, समझ आ जाएगा। जिंदा मुर्दा, जिंदा लाश, वैम्पायर्स की बात की जा रही है। ठीक है, तो लिविंग डेड, दैट इज टू ऑपोजिट थिंग बीइंग यूज्ड टुगेदर, टू ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स बीइंग यूज्ड टुगेदर। वैसे डेडली गॉर्जियस, अगर कुछ बहुत ज्यादा सुंदर है तो वो डेडली कैसे है भाई, है ना? तो डेडली गॉर्जियस, बिटर स्वीट, खट्टा मीठा, ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स बीइंग यूज्ड टुगेदर। ठीक है, ऑक्सीमोरॉन बन गया। इतने आसान होता है ना पोएटिक डिवाइसेस, दीज आर वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड फॉर इंग्लिश लिटरेचर। एंटीथीसिस, एंटीथीसिस, एंटी हम कब यूज करते हैं, जब ऑपोजिट्स दिखाते हैं ना, एंटी समथिंग या तो अलग अलग, दूर दूर, सिमिलर नहीं है। एंटी सोशल, मतलब ये बंदा सोशल नहीं है, तो हम यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट वैसा ही है, हम आइडियाज के बारे में बात करेंगे। सेंटेंस मीनिंग टू ऑपोजिट आइडियाज। ऑक्सीमोरॉन में क्या था, ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स। एंटीथीसिस में क्या है, दो ऑपोजिट आइडियाज को हम साथ में यूज कर रहे हैं, ऑपोजिट आइडियाज। ठीक है, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम, टू डिफरेंट आइडियाज, बेस्ट टाइम, वर्स्ट टाइम। दो अलग अलग आइडियाज को जब आप एक साथ एक सेंटेंस में यूज कर सकते हो, नेसेसरी नहीं कि बाजू बाजू में ही दोनों वर्ड बिठा रहे हो। जैसे ऑक्सीमोरॉन में हम बाजू बाजू में दोनों वर्ड्स बिठाते हैं, बिटर स्वीट, है ना, डेडली गॉर्जियस, तो यहाँ पे ऐसा नेसेसरी नहीं कि आप बाजू बाजू में दोनों ऑपोजिट आइडियाज को बिठाओ। पूरे स्टेटमेंट में दो ऑपोजिट आइडियाज मेंशन्ड है, तो दैट इज एंटीथीसिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम आ जाते हैं आयरनी। ये पता नहीं क्यों बार बार बच्चे पूछते हैं मैम आयरनी का मतलब क्या है। हमारे चैप्टर में आयरनी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, पोएट्री में आयरनी बेस्ड क्वेश्चन। आयरनी है क्या? बेसिकली मतलब ये होता है कि जो कहा जा रहा है और जो हो रहा है, बोथ आर बीइंग ऑपोजिट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रही हूँ अरे मेरे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको तो मतलब क्या ही बोलूँ, अभी सेशन में बैठ के ये लोग नोट्स लिख के एकदम पोएटिक डिवाइसेस में धुरंधर बन गए, लेकिन हो क्या रहा है, आप बस बैठ रहे हो, सुन रहे हो, एंड यू आर लाइक हाँ लिख लेंगे, टाइम है बहुत इंग्लिश में, है ना। तो जो मैं बोल रही हूँ उससे ऑपोजिट रियलिटी में हो रहा है, दैट इज आयरनी। आई होप आप आयरनी नहीं कर रहे हो अभी मेरे साथ, है ना, मेरे लेक्चर के साथ सच में अपने नोट्स बना रहे हो। तो बेसिकली आयरनी मीन्स व्हाट इज बीइंग सेड इज डिफरेंट देन व्हाट इट मीन्स और व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग। ठीक है, जो कहा जा रहा है और जो रियलिटी में हो रहा है उसका जो मतलब है, दोनों ऑपोजिट्स हो रहे हैं, दैट इज आयरनी। द नेम ऑफ इंडियंस बिगेस्ट डॉग इज टाइनी। मतलब कहा जा रहा है कि जो दुनिया का सबसे ह्यूज बिगेस्ट डॉग है, इतना ह्यूज डॉग है ना, उसको देख के सब डरेंगे, तो इट्स अ ह्यूज डॉग, लेकिन आयरनी इज उसका नाम टाइनी है, जैसे छोटू सा छोटा सा डॉग हो, जैसे कि पग जैसा छोटू सा डॉग। ठीक है, दैट्स आयरनी। जो कहा जा रहा है कि टाइनी है इस डॉग का नाम, रियलिटी में उसका उल्टा ही है, इट्स अ ह्यूज डॉग, द वर्ल्ड्स इंडियंस बिगेस्ट डॉग। ठीक है, बटर इज एज सॉफ्ट एज अ मार्बल पीस। तो बटर बहुत ज्यादा हार्ड हो चुका है ना, इतना हार्ड हो गया है कि नाइफ से भी काट नहीं पा रहे हैं। तो हम वही आयरनी दिखा रहे हैं कि बटर सॉफ्ट होनी चाहिए, रियलिटी में व्हाट इट शुड बी, बटर सॉफ्ट होनी चाहिए, लेकिन व्हाट एक्चुअली इट इज बहुत ज्यादा हार्ड हो गया, मार्बल पीस की तरह हार्ड हो गया। ठीक है, तो दैट्स आयरनी। चलो नेक्स्ट डिवाइस पे आओ। नेक्स्ट क्या है, अल्यूशन। अल्यूशन का मतलब होता है जब आप किसी भी कोई भी नोन फेमस चीज़ों के बारे में इनडायरेक्ट रेफरेंस कर रहे हो, नोन चीज़, नोन लोग, नोन प्लेस, फेमस हिस्टोरिकल थिंग, कोई भी ऐसा चीज़ जिसके बारे में लोग जानते हैं, इट इज़ अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी हो गया, चीज़ हो गया, थिंग हो गया, उसका रेफरेंस जब आप अभी के टाइम पे वापस यूज़ करते हो टू रिलेट टू समथिंग,
उसको अल्यूशन कहते हैं। जैसे कि यू हैव रपंजल हेयर, रपंजल एक डिज्नी कैरेक्टर है, हमें पता है कि बहुत पुरानी एक डिज्नी कैरेक्टर है, बहुत फेमस है कि उसके इतने लंबे घने बाल थे, उस वो सनसिल्क से नहीं क्लिनिक प्लस से शैम्पू करती थी तो उसके लंबे घने बाल बने हुए थे, टावर के ऊपर से नीचे तक बाल फेंकती थी और उसको रस्सी बना के लोग ऊपर आते थे, है ना। तो यह रपंजल हेयर मतलब लंबे घने सुंदर बाल, ठीक है। तो अल्यूजन मतलब जब आप किसी हिस्टोरिक या कोई बहुत फेमस पर्सनालिटी, चीज, जगह के बारे में रेफर कर रहे हो इन योर पोएट्री, दैट मीन्स वो अल्यूजन है। रोज का दिमाग बहुत शार्प है, लेकिन कितनी शार्प है, कितनी इंटेलिजेंट है उसके लिए अगर हम आइंस्टाइन के ब्रेन के साथ रोज के ब्रेन को कंपेयर कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक वेल नोन फिगर को रेफर कर रहे हैं यहाँ पे, उसके ब्रिलियंस का क्या बोलते हैं रेफरेंस लाने के लिए। तो आइंस्टाइन का ब्रिलियंस जब रेफर किया जा रहा है, इट्स लाइक अ वेल नोन कैरेक्टर जो अब ना रहे, उनका रेफरेंस लिया जा रहा है पोएट्री में, दैट इज एन अल्यूशन, ठीक है। बहुत आसान है गाइस, बहुत आसान है, बस शांत दिमाग से समझना है आपको। नेक्स्ट क्या है, इमेजरी। इमेजरी का नाम जैसा है फॉर्म भी वैसा ही है, हम इमेजिन करते हैं, पोएट्री में जो लिखा गया है उसको इमेजिन करते हैं। कैसे करते हैं, हमारे 5 सेंसेस को यूज करके। हमारे पास 5 सेंसेस है, ये हमें पता है ना, टेस्ट, टच, विजन, हियरिंग, स्मेल, है ना, टेस्ट, टच, विजन, हियरिंग और स्मेल। तो इन 5 सेंसेस को यूज करके अगर हम कोई भी चीज जो पोएट्री में लिखी गई है उसको इमेजिन कर पा रहे हैं, दैट मीन्स पोएट्री में इमेजरी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी स्मेल्स लाइक अ गार्डन ऑफ रोजेस, मतलब वो ऐसा एक परफ्यूम लगाई है या जो भी है, शी स्मेलिंग लाइक अ गार्डन ऑफ रोजेस, मतलब आप अपने स्मेल के सेंस को यूज करके रिमेंबर कर सकते हो कि रोजेस का बगीचा कितना प्यारा स्मेल करता होगा, वैसे ही ये भी प्यारी स्मेल कर रही है, तो आप अपना स्मेल वाला सेंस यूज करके इमेजिन कर रहे हो। वैसे ही पर्पल एंड पिंक, तो आप विजुअल इमेजरी से ये इमेजिन कर सकते हो कि जो आसमान है वो पर्पलिश पिंकिश हो चुका है, कितना खूबसूरत लग रहा होगा, तो ये विजुअल इमेजरी यूज कर रहे हो। इमेजरी का यही काम है, जो पोएट्री में लिखा गया है आपके 5 में से किन्हीं भी एक इमेजरी को यूज करके या कोई भी इमेजरी, कोई भी आपके सेंसेस को यूज करके अगर आपसे इमेजिन करवा पा रहे हैं पोएट, दैट मीन्स वहां पे इमेजरी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हाइपरबोल। हाइपरबोल मतलब उसको पोएटिक डिवाइस के ना, हर एक तो नहीं बोलूंगी मैं, ज्यादातर पोएटिक डिवाइस के नाम से ही आप उसका पहचान याद कर सकते हो। हाइपरबोल, बोल मतलब कहना, ऐसा याद रखो, ठीक है, बोल मतलब कहना, हाइपर मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना। तो हाइपरबोल मतलब जब किसी चीज का हम बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, कि कोई इंसान इतना जोर से रोने लगा कि पूरा धरती हिलने लगा इसके रोने से, या इतना रोने लगा कि बाढ़ आ गई, तो ये बढ़ा चढ़ा के बोलना है ना, कि इतना रो रहा है, इतना रो रहा है कि बाढ़ आ गई है हमारे यहाँ पे, तो ठीक है। शेकिंग मतलब इतने जोर से हंसने लगी है कि पूरा घर हिलने लगा इसके हंसी से, ठीक है। दिस इज हाइपरबोल, जब आप किसी भी चीज को एग्जैजरेट करके एकदम बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो, दैट इज हाइपरबोल, ठीक है। दिस इज द वर्स्ट बिरयानी इन द होल वर्ल्ड, पूरे दुनिया की बिरयानी को आपने खाया है, नहीं खाया है, लेकिन उसको टेस्ट करके आपको लग रहा है ये पूरे दुनिया का सबसे गंदा बिरयानी, अच्छी है, मैं तो ना खाऊं, ठीक है। तो व्हेन यू आर शोइंग सॉर्ट ऑफ एग्जैजरेशन या बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो, उसे हम हाइपरबोल कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आओ, एपोस्ट्रोफ। एपोस्ट्रोफ क्या होता है, जब आप किसी, देयर आर 2 रेफरेंसेस हियर। एपोस्ट्रोफ के लिए आई डोंट नो, बट 2 टाइप के रेफरेंसेस यूज किए जाते हैं। एक, अगर किसी पोएट्री में एपोस्ट्रोफ के अंदर चीजें डाली जाती है तो उसको भी रेफर करते हैं। अगर पोएट किसी एब्सेंट पर्सन से बात कर रहे हैं, जैसे अगर 10th में एन ग्रेगरी वाले पोएट्री को पढ़ा है, 9th में कि 10th में बोलिए जो भी, अगर आपने एन ग्रेगरी वाले पोएट्री को पढ़ा हुआ होगा, है ना, तो उसमें आपको याद रहेगा कि एन ग्रेगरी में भी जो हमारे पोएट है, हमें नहीं पता कि एन ग्रेगरी कौन है, वी डोंट नो हु एग्जैक्टली शी इज। तो अगर कभी भी पोएट किसी ऐसे से बात कर रहे हैं जिनको हम जानते ही नहीं है, उनका अस्तित्व हम नहीं जानते, दैट इज एपोस्ट्रोफ, ठीक है। पोएट एड्रेसिंग एन एब्सेंट फिगर, ठीक है, a person who is not absent in this talks to a person who is not absent in the scene and
बेसिकली ऑडियंस से बात नहीं कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं जिनका पहचान हम नहीं जानते, ठीक है। बेसिकली पोएट अगर किसी ऐसे से बात कर रहे हैं जिनका पहचान हम नहीं जानते लेकिन ऑडियंस है तो वो बात नहीं कर रहे, दैट इज एपोस्ट्रोफ, ठीक है। चलो नेक्स्ट वी हैव सिनेक्डो। सिनेक्डो का मतलब होता है व्हेन यू आर यूजिंग अ पार्ट ऑफ समथिंग टू रेफर टू द होल थिंग। मतलब जैसे कि अगर मैं गाड़ियों का बात करूं, है ना, यहाँ पे देखिए मतलब इस बंदे ने नई गाड़ी खरीदी है, लेकिन व्हेन द पर्सन इज सेइंग ही गॉट सम न्यू व्हील्स, ऐसा नहीं है कि पहिए खरीद लिया, चक्का खरीद लिया है। चक्के से रेफर किया जा रहा है 4 व्हीलर को या 2 व्हीलर को। 2 व्हीलर में भी 2 चक्के होते तो व्हील्स बन गया, 4 व्हीलर में 4 चक्के होते हैं तो व्हील्स बन गया, है ना। तो ही गॉट सम न्यू व्हील्स मतलब आप चक्के को यूज करके या व्हील को यूज करके पूरे गाड़ी को रेफर कर रहे हो, वही होता है सिनेक्डो। जब आप किसी पूरे चीज में से उसका एक पार्ट उठा के उस पूरे चीज को रेफर करते हो। एक और एग्जांपल ले, स्ट्रिंग्स वेल, गिटार बजाना उसे बहुत अच्छा आता है। अब ये बोलना नहीं कि पूरा गिटार नहीं बोला कि शी नोज वेरी वेल हाउ टू प्ले द गिटार, ये नहीं कहा। इन अ वेरी पोएटिक वे ये कहा गया कि शी नोज टू प्ले द स्ट्रिंग्स वेल, मतलब स्ट्रिंग जो गिटार के स्ट्रिंग्स होते हैं उस स्ट्रिंग को रेफर करके पूरे गिटार का बात किया जा रहा है, ठीक है। दैट इज सिनेक्डो। जब आप किसी पूरे चीज में से उसका एक पार्ट यूज करके उस पूरे चीज को रेफर करते हो, दैट इज सिनेक्डो, ठीक है। नेक्स्ट पे नेक्स्ट क्या है, सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म का मतलब होता है जब आप किसी चीज को दिखा के कोई एक आइडिया, मीनिंग या कॉन्सेप्ट को रेफर कर रहे हो। किसी एक चीज को दिखा के या कॉन्सेप्ट, जैसे आसान तरीके से अगर मैं बोलूं, व्हाइट कलर को किस लिए यूज किया जाता है या डव वर्ड को किस लिए यूज किया जाता है, टू रिप्रेजेंट पीस, शांति प्रस्ताव। व्हाइट कलर का झंडा लेके आ गया, शांति प्रस्ताव है ना, तो व्हाइट कलर को हम यूज करते हैं टू शो पीस, शांति। वैसे ही रेड कलर को हम अलग अलग ऑडियंस को यूज करते हैं, कभी डेंजर के लिए, कभी लव के लिए, है ना, कभी ब्लड शेड के लिए। तो दैट इज व्हाट सिंबोलिज्म इज। कोई एक चीज को दिखा के आप एक सेट ऑफ आइडिया या एक सेट ऑफ मीनिंग रेफर कर रहे हो, और पीस और इनोसेंस, ठीक है। लिपस्टिक टू डिफाइन स्ट्रेंथ और द पर्सनैलिटी ऑफ द वुमेन, ठीक है। या अगर मैं कुछ और दे दूं, हाँ चलो, एक ह्यूमन मैन मेड सिंबोलिज्म है कि कौवे जो होते हैं, क्रो इज अ सिंबल ऑफ बैड ओमेन, मतलब कहीं भूतिया कुछ होने वाला है या कुछ नेगेटिव होने वाला है, वहाँ कौवे आके बैठ जाते हैं आपके घर में, ऐसा कहा जाता है ना। या बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो मतलब आपका काम नहीं होगा, तो उस बिल्ली को अशुभ चीज का संकेत आइडिया कहा जाता है। तो बिल्ली को रास्ता काटना इज अ सिंबोलिज्म ऑफ समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन या नेगेटिव इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। कोई भी चीज को यूज करके आप एक सेट ऑफ आइडिया या कॉन्सेप्ट या मीनिंग को अगर रेफर कर रहे हो, दैट इज सिंबोलिज्म। सॉर्टेड। कुछ हमने मिस किया? हाँ, मेटोनॉमी क्या होता है? मेटोनॉमी से आप कंफ्यूज मत होना कि मैम मेटोनॉमी मेटाफर सिमिलर है क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। मेटाफर इज comparison between two things. Metonymy is different. This basically is used to show a closely related term to refer to an object. मतलब अगर मैं आपको ऐसा कहना चाहती हूँ कि आपकी मदद चाहिए, है ना, तो गिव मी अ हैंड, मतलब प्लीज मदद करो, बहुत सामान है मेरे पास, मैं उठा नहीं पा रही हूँ, है ना। गिव मी अ हैंड, प्लीज हेल्प मी, ये बोलने का जगह मैंने कहा गिव मी अ हैंड, मतलब अपने हाथ निकाल के मत दे दो मुझे, या एक नकली हाथ के नहीं दे दो मुझे, रादर आई नीड योर हेल्प। तो इफ यू आर यूजिंग अ स्पेसिफिक टर्म टू रेफर टू समथिंग, उसको हम मेटोनॉमी कहते हैं, ठीक है। पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड या गिव मी अ हैंड, इससे हम क्या समझ रहे हैं? बेसिक चीज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है कि कब आप जो, जैसे फॉर एग्जांपल, इसको अगर मैं आसान तरीके से समझाऊं, क्योंकि आपको ये लगेगा कि मैम फिर सिंबोलिज्म और मेटोनॉमी में डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस भी मुझे समझाना है आपको। सिंबोलिज्म में क्या होता है ना, आप एक सामान, एक चीज को लेते हो और उससे आप एक आइडिया को रेफर करते हो, लेकिन मेटोनॉमी में आपको जो चाहिए, मेटोनॉमी में आपको जो चाहिए वो जो रेफर कर रहे हो, दैट इज वेरी क्लोज टू व्हाट इट मींस। जैसे कि गिव मी योर हैंड, ठीक है, मुझे अपना हाथ मत दे दो,
आई नीड योर हेल्प, किस तरीके से अगर सामान उठाना है, कुछ करना है, यू विल यूज योर हैंड्स, यू विल यूज योर आर्म्स टू डू इट, हैंड यू विल नीड योर आर्म्स। ठीक है, तो जो टर्म यूज कर रहे हो दैट इज वेरी क्लोज टू व्हाट इट मीन्स या व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, से ना आ सके। अगर आपने कुछ बहुत इम्पैक्टफुल पब्लिश कर दिया, उससे लोगों में ज्यादा इमोशन जागेगी रादर देन गोइंग फॉर अ वॉर। तो जब आप पेन करोगे तभी कुछ लिखोगे ना। तो जो चीज को, कॉन्सेप्ट को रेफर किया जा रहा है दैट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द अंडरस्टैंडिंग या मीनिंग बिहाइंड इट। Okay, that is metonymy. I hope clear हो गया। फिर मैं डाउट है तो नो कैसे रीच आउट करना है ना। इंस्टाग्राम में एक चैनल भी है दिल के पास, वहाँ पे आपको अगर रिपोजिटरी किसी चीज़ की चाहिए होती है तो वहाँ मैं पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड करती हूँ, आराम से स्टे कनेक्टेड बेसिकली, क्योंकि एग्जाम भी आ रहे हैं और आपके। और उसके अलावा भी माई रॉक स्टार्स आर सपोज टू बी माइन, है ना, मेरे साथ कनेक्टेड होने चाहिए। चलो नेक्स्ट आता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ये तो बहुत आसान है। ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब ये होता है जब आप किसी नाउन को या फिर किसी चीज़ को एडजेक्टिव देके उसका क्वालिटी एनहांस कर रहे हो या उसका मीनिंग रीडिफाइन कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना हैव अ हैप्पी डे, हैव अ ग्रेट डे, तो हैव अ नाइस डे बेसिकली एक दिन का बात हो रहा है, आपका दिन कैसा रहे, शुभ रहे, हैप्पी रहे। तो यू आर प्रेइंग या यू आर होपिंग फॉर अ हैप्पी डे, फॉर अ नाइस डे, तो आप एक एडजेक्टिव लगा रहे हो डे के पहले। वैसे ही जब आप किसी को विश करते हो, हैप्पी बर्थडे बोलते हो ना, मतलब हैप्पी वाला आपका जन्म दिवस हो, खुशहाल, खुशी से भरी हुई। तो वैसा ही इफ यू आर गिविंग एनी एडजेक्टिव टू एनी नाउन और समथिंग टू मॉडिफाई और रीडिफाइन द थिंग, वो हो जाता है ट्रांसफर एपिथेट। आज की जो शाम है बड़ी उदास है, बड़ी ग्लूमी सी है ना। जब आप ये कहते हो तो आप शाम को एक एडजेक्टिव दे के डिफाइन करते हो कि आज की शाम कैसी है। आज की शाम बहुत हैपनिंग है, आज की शाम बहुत सैड है, आज की शाम बहुत टेंशन वाली है, कैसी है। ठीक है, अब आते हैं आपके सिलेबस पे। तो सिलेबस में जो हमारे 5 पोट्रीज है, उन पोट्रीज में कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस है मैम, उसका भी तो लिस्ट चाहिए। क्योंकि जब हम मैराथन्स करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, हमारे मैराथन्स तो हो गए, कितने हो गए, 9th of March से लेकर 11th of March तक। और हम 4 बजे करेंगे कि नहीं वो आप पे डिपेंड करता है, आपके डिमांड के ऊपर, वो हम तब का तब देखेंगे। बट 9 से लेकर 11 तो फॉर श्योर होगा। और ये के चैनल पे, ठीक है, के चैनल पे तो हम मैराथन्स तो करेंगे ही नेक्स्ट टॉपर्स के 12th वाले साइंस के चैनल पे। लेकिन जब हम पूरा मैराथन करेंगे, फ्लेमिंगो का पोएट्री करेंगे, प्रोज करेंगे, सारे चीज़ करेंगे, तो हो सकता है उस बीच में पोएटिक डिवाइसेस का क्लैरिटी ना मिले। तो इसीलिए आज ही क्लैरिटी ले लो, ठीक है, आज ही पहले से प्रिपेयर करने लगो, अभी क्लैरिटी ले लो। तो अभी सबसे पहले हमारी पोएट्री आंट जेनिफर्स टाइगर। हमारी जो आंट जेनिफर है, जो इतना सुंदर आर्ट वर्क, पैच वर्क बनाती है ना, जहाँ पे वो अपने दिल के डिजायर्स को उस आर्ट वर्क में देती है। वो एक कैरेक्टर बनाती है टाइगर का, और उन टाइगर्स में अपने दिल की जो ख्वाहिशें है ना कि मुझे भी फियरलेस बनना है, मुझे भी करेजियस बनना है, बोल्ड बनना है, उन क्वालिटीज़ को वो उस टाइगर में देके जाती है। तो ऐसे ही आंट जेनिफर्स टाइगर में कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस है। सबसे पहले वो है राइम स्कीम ऑफ ए। राइम स्कीम क्या है हमें ऑलरेडी पता है, और किसी पोएट्री में राइम स्कीम नहीं है तो वो क्या है, वो है फ्री वर्स। शिवल्रिक सब्लिमिटी, सो सी वाला कॉन्सोनेंट साउंड इनिशियल पार्ट में रिपीट हो रहा है, तो हो गया एलिटरेशन। नेक्स्ट क्या है, इमेजरी। इमेजरी कैसे, आप एक विजुअल इमेजिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। लैंड ऑफ ग्रीन, मतलब एक ग्रीन कलर का जंगल है, वहाँ पे एक येलो कलर का शाइनिंग सा एक टाइगर है ना। तो ग्रीन कलर के जंगल में एक ब्राइट सा शाइनिंग येलोविश टाइगर, ये आप क्लियरली इमेजिन कर सकते हो। नेक्स्ट इज मेटाफर, ब्राइट टोपाज वाला मेटाफर। नेक्स्ट क्या है,
छोड़ो इसको। टाइगर इज prancing, टाइगर हमारे तरह इंसानों की तरह जंप कर रहे हैं, चल रहे हैं। मतलब वो अंगूठी इतनी हैवी है कि मतलब उसका रिंग की वजह से हाथ ही नहीं उठ रहा है, इतना हैवी रिंग है। ऐसा तो होता नहीं है ना, आराम से हल्के रिंग होता है कि आप अपना हाथ तो आराम से हिला ही सको। तब वो बोल हो गया। दे इन दिस पोएट्री दे सिंबलाइज, हमें पता है, क्लैरिटी है हमारे पास। मैं बस रिवाइज करवा रही हूँ कि सारे पोएट्रीज में कौन कौन से पोएटिक डिवाइस हैं। टाइगर, ठीक है। नेक्स्ट वाली पोएट्री, वी हैव अ रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड में बहुत कम पोएटिक डिवाइसेस है, बेसिकली राइम स्कीम नहीं है, तो इट इज रिटन इन फ्री वर्स। जहाँ रोड साइड स्टैंड को दिखाया जाता है कि ये भी प्लीड कर रहे हैं कि भाई कुछ खरीद लो हमसे ताकि हमारे मालिक को पैसा मिल जाए, हमारा भी हालत ठीक हो जाए। मतलब ठेला रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमारे पास पैसे आने दो ताकि मेरा ठेला भी, ये मैं जो ठेला हूँ ना, मैं भी थोड़ा ठीक ठाक लगूँ, गरीब ना दिखूँ, ठीक है। कार्स, वो गाड़ियाँ रुकती नहीं है सिर्फ अपने नीड के लिए कि रास्ता पूछने के लिए या पेट्रोल पंप पूछने के लिए रुकते हैं। सॉरो, ट्रस्टिंग सॉरो, एलिटरेशन, ठीक है। नेक्स्ट वाली पोएट्री अपनी कीपिंग क्वाइट, चुप रहो, इंट्रोस्पेक्ट करो, खुद भी अपने गलतियों को समझो, दूसरों को भी अपने गलतियों को समझने दो। लेट्स मेक दिस प्लेस अ बेटर वर्ल्ड एंड अ प्लेस टू लिव। सारे हैं, मैंने एक एग्जांपल दिया। आप इमेजिन कर सकते हो कि कैसे मछुआरे हर रोज जाते हैं मछलियां पकड़ने के लिए, है ना। सडन स्ट्रेंज, इनिशियल कॉन्सोनेंट, ठीक है। रिपीटेशन भी हो गया यहाँ पे विदाउट का। टीचर्स, धरती को ह्यूमन क्वालिटी दिया जा रहा है सिखाने का, पढ़ाने का। नेक्स्ट वी हैव रेपिटेशन, अगेन वर्ड पे यहाँ पे है काउंट एंड इंजैबमेंट है। पोएट्री में आप देखोगे कि एक लाइन को, एक सेंटेंस को मल्टीपल लाइंस में डिवाइड किया गया है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, ठीक है। अगले पोएट्री में आओ, A thing of beauty, a thing of beauty। ये पोएट्री में फर्स्ट पोएटिक डिवाइस हमारा हो गया ऑब्जर्व, जहाँ पे हम दो ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स को यूज कर रहे हैं। एज एन मॉथ में खूबसूरती, ऐसा एक कॉन्ट्रास्टिंग दो मीनिंग वर्ड का एक साथ यूजेज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इमॉर्टल ड्रिंक, ठीक है। ब्यूटी को किससे कंपेयर किया जा रहा है? अमृत से, अमृत के साथ ब्यूटी को कंपेयर किया जा रहा था। मतलब बढ़ा चढ़ा के क्या बोला है हमने? सी ब्यूटी फ्लोइंग फाउंटेन फ्रॉम हेवन, जो यहाँ है ना, इसी लाइन को हम हाइपरबोल भी कह सकते हैं कि एंडलेस, कोई भी झरना ऐसा एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक जो हेवन से बहती हुई आ रही है। नेक्स्ट है इमेजरी, सन, मून, ट्रीज, बाकी नेचुरल चीज़ों का, नेचर से रिलेटेड चीज़ों का एकदम क्लियर इमेजरी बनी हुई है। आप पोएट्री को रीड करोगे तो यू विल बी एबल टू विजुअली इमेजिन कि वो सारे सीनिक एरियाज, वो सारे पेड़ पौधे, नदी कैसा लगता है, क्या नहीं, यू विल बी एबल टू क्लियरली विजुअलाइज। Rinse make a cooling covert, and lastly we have symbolism, flowery band representing connection between human and nature, ठीक है। वो फ्लावरी बैंड जो बनने वाला बात बनता है। चलो लास्ट पोएट्री, मदर एट 66, यहाँ पे डबल एक्स लगा दिया। 66, मदर एट 66 में कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस है? सबसे पहले अलिटरेशन, ठीक है। इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है। फैमिलियर एक, चाइल्डहुड फियर, फ साउंड रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है। होम टू कोचिन, कि पेड़ पौधों को भागने वाला सीन दिया जा रहा है कि ऐसा लग रहा था जब गाड़ी चल रही है कि पेड़ पौधे पीछे की तरफ भाग रहे हैं जोर से। भागते हैं, पेड़ पौधे नहीं भागते, पेड़ों को ह्यूमन क्वालिटी दी जा रही है। You have repetition, smile, smile and smile, तो smile, smile, smile रिपीट हो रहा है। लाइक के साथ यूज करके कंपैरिजन, विंटर्स नून, मम्मी का चेहरा, मम्मी का बॉडी इतना ही फीका होने लगा है, पेल होने लगा है, जो कि लेट विंटर्स मून के साथ कंपेयर किया जा रहा है पोएट्री में
हमें पता है। एंड लास्टली सिंपल लेट विंटर मून जो है दैट सिंबलाइजेस डेथ, प्लस मेरी चिल्ड्रन दे सिंबलाइज यूथ एंड यंग लाइफ। ठीक है, और इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का लेक्चर। पोएटिक डिवाइसेस मिल गई है सारे चैप्टर्स की, है ना। पोएटिक डिवाइसेस की क्लैरिटी भी मिल गई है हमें। और आपको किस चीज़ का हेल्प चाहिए, देखो मैराथन्स में हम पूरा सिलेबस, अगर आपने अभी भी कहीं पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो वो मैराथन्स में पूरा क्लियर हो जाएगा, दैट इज माय एश्योरेंस। लेकिन अगर कोई भी चीज़ ऐसा है जिसके लिए आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हो तो मेरी मेल आईडी दी हुई है वो दिल के पास वाले चैनल पे, नहीं मिल रही है तो मैं आज वापस से डाल दूंगी। वो मेल आईडी पे आप रीच आउट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में रीच कर सकते हो। आई विल पर्सनली इंश्योर कि आपको वो सारी क्लैरिटी मिल जाए जो आपको चाहिए। ठीक है, मैराथन्स में मिलेंगे, उसके पहले थोड़े थोड़े और वीडियोस आपको मिलते रहेंगे ताकि आप अपना प्रिपरेशन स्लो एंड स्टडी वे में कंटिन्यू कर सको। बट टिल देन स्टे स्माइलिंग एंड हैप्पी। साइनिंग ऑफ योर टीचर मैग्नोलिया। एक चीज़ चैप्टर्स के की पॉइंट अभी से तैयार कर लो। अगर आपका मैथ्स का पेपर नहीं है, चैप्टर्स के सारे चैप्टर्स के विस्टास फ्लेमिंगो के की पॉइंट्स तैयार कर लो। ठीक है, चलो टेक केयर गाइस, लॉट्स ऑफ लव,